हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के जो भी हमने 3 क्लासेस किए उनके बिहाफ पे जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं या जो भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम बेस्ड है, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। सो आज हम वो सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू। इस फ्रेज का मतलब क्या है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अ पर्टिकुलर सेटिंग वेयर एन साइकोलॉजी इज टॉट फॉर्मली। एक ही पर्टिकुलरली सेटिंग होती है जिसमें कि हम साइकोलॉजी को बोल कर सिखा रहे हैं या फिर उसको हम टीच अप कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो यानी कि ये इसका ऑप्शन नहीं है। अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट वेयर साइकोलॉजी इज लर्न थ्रू एक्टिविटीज। एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि हम साइकोलॉजी को यानी कि दूसरे को समझने की जो हमारे अंदर एक होता है ना कला टाइप, या जो साइकोलॉजी हम जिसे बोलते हैं कि हम दूसरे की बात, मन की बात को समझ रहे हैं, वो हम एक्टिविटीज के थ्रू सीख पाते हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ, और एक मतलब सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कंप्लीटली सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड हो कि जब एक्टिविटीज होंगी तो तुम समझ पा रहे हो दूसरे की बात को। सो ये भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है। द डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोचेस एंड बिलीव्स यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल टू स्टडी साइकोलॉजी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा है तो हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, साइको एनालिसिस है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हो गई, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गई, ह्यूमनिज्म हो गया। तो ये सब डिफरेंट अप्रोचेज है जो कि डिफरेंट लोगों ने यूज किया, उनके अपने बिलीव्स हैं किसको पढ़ने के लिए? साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। एक बार डी पार्ट भी देख लेते हैं। A school where teachers practice psychological methods to teach children. So ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ये कोई ऐसा स्कूल नहीं होता जहाँ पे कि टीचर्स प्रैक्टिस कर दे कि बच्चों को हम कुछ साइकोलॉजिकल मेथड सिखा सके, ऐसा नहीं होता है। ये अपने खुद के बिलीव्स होते हैं, अपने खुद की अप्रोचेस होती हैं जिससे कि हम साइकोलॉजी को स्टडी कर पाते। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू, ये ना फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बट यहाँ पे हमारे ऑप्शंस डिफरेंट है तो हमारा आंसर भी डिफरेंट होगा। सो लेट्स स्टडी इट। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी ही होगा? नहीं, ये तो फर्स्ट का मतलब बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बिकॉज सेम बात करें तो पूछ क्यों रहे हैं क्वेश्चन। साइकोलॉजी यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये भी रॉन्ग है। साइकोलॉजी को हम सिर्फ टीचर को ट्रेन करने के लिए नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत से अलग अलग केसेस भी होते हैं जहाँ पे कि हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आपका रॉन्ग होगा। बिकॉज साइकोलॉजी को सिर्फ हम पढ़ाने की चीज में ही थोड़ी ना यूज करते हैं, हम तो दूसरी चीजों के लिए भी यूज करते हैं। लाइक किसी का ट्रीटमेंट करना, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालना है, काउंसलिंग के लिए भी हम यूज करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। लास्ट देख लेते हैं। अ फील्ड विच यूजेस प्रिंसिपल्स फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड बिहेवियर एनालिसिस टू मीट, यहाँ पे आपका डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कि हम कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, कुछ बिलीफ का, कुछ अलग अलग मेथड्स का एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर से, एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड साथ साथ बिहेवियर को भी एनालाइज करते हैं हम दूसरों को कि क्या जो तीनों चीजें हमें ये जज करनी है, एजुकेशन से रिलेटेड हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या बिहेवियर को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये जो हमारी यहाँ पे ना ये टू मीट लर्निंग नीड्स है। अगर ये हमारे लर्निंग नीड्स को पूरा कर रहा है तो यानी कि वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी पार्ट। हिंदी में ना मैंने लिखा हुआ है बट मैं हिंदी में पढ़ नहीं रही, बिकॉज इन एक्चुअल मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाती नहीं हूँ। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक कह सकते हैं, बिकॉज डेली लाइफ में मैं हिंदी यूज करती हूँ बट मेरे को वैसे प्रॉपर हिंदी नहीं आती। तो अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर वो इंग्लिश में जो मैं मीनिंग समझा रही हूँ उससे समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना जो करेक्ट आंसर है उसका आप साइड में हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं, वही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार विद साइड मिरर्स इज अ कंप्लीट कार एंड अ कार विदाउट साइड मिरर्स इज ऑल्सो अ कंप्लीट कार। ये क्या बोल रहे हैं कि ना एक कार है जिसमें कि 2 साइड व्यू मिरर है, जिसमें कि हमें पीछे का भी दिखता है कि कौन सी कार आ रही है या कितना लंबा ट्रैफिक है पीछे तक का भी। ऑलराइट, तो ये हमारे साइड मिरर होते हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि ये कार ऐसी भी है जिसमें कि साइड मिरर नहीं है। अब ना दोनों केस में चाहे मिरर हो या नहीं हो, दोनों केस में कार क्या है? कंप्लीट है अपने आप में। थ्रू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिस एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू। तो यहाँ पे मैं पूछ रहे कि ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये कार शीशे के साथ भी कंप्लीट है, बिना शीशे के भी कंप्लीट है अपने आप में, तो ये कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है इस चीज को? सो हमें ऑप्शंस गिवन है। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म में हम ब्रेन के फंक्शंस को देखते हैं मेनली, एंड ये स्ट्रक्चर्स में डिवाइड अप होते हैं, यानी कि हम इसमें एक एक पार्ट को देख रहे होते हैं। ह्यूमनिज्म में फ्री विल की बात की गई है। फंक्शनलिज्म में हम डिफरेंट फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस की तो बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा गेस्टाल्ट, यानी कि यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के स्कूल के बारे में बात हुई है। बिकॉज यहाँ पे आपको याद होगा कि जो मैक्स वर्दिमर है उन्होंने क्या बोला है कि जो होल है वो ग्रेटर है किससे? अपने पार्ट्स से।
तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे दोनों ही केस में क्या है, कार कंप्लीट है अपने आप में, तो उसके हम पार्ट्स मैटर नहीं कर रहे। तो जो साइड व्यू मिरर है ये क्या है, ये इसके पार्ट्स है, लेकिन हम तो होल की बात कर रहे हैं। तो जब ये कंप्लीट कार बोल रहे हैं अपने आप में ही, तो यहाँ पे आ जाएगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजिकल स्कूल। सो ये था आपका करेक्ट आंसर। हु प्रपाउंडेड फंक्शनल साइकोलॉजी, फंक्शनल साइकोलॉजी को किसने दिया, यानी कि यहाँ पे आपका फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात हो रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जोन्स, ये तो हमने कोई साइकोलॉजिस्ट पढ़ा ही नहीं है। देन आते हैं विल्हेम वुंट, ये जो है इनके लिए हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की गई है, विल्हेम वुंट की, एंड ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहलाते हैं। देन आता है विलियम जेम्स, विलियम जेम्स ही हमारे प्रपाउंडर है फंक्शनलिज्म के। सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विलियम जेम्स। फ्री एसोसिएशन टेक्निक इज रिलेटेड टू, फ्री एसोसिएशन टेक्निक किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करती है। सो हमारे ऑप्शन है ह्यूमैनिज्म, साइको एनालिसिस, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म। स्टूडेंट्स बिहेवियरिज्म में हम दूसरे का बिहेवियर एनालाइज करते हैं कि दूसरा बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उसको जज कर पाते हैं कि उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। कॉग्निटिविज्म में हमारी थिंकिंग स्किल्स देखी जाती है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कितने क्रिएटिव हैं। ह्यूमैनिज्म में फ्री विल की बात की गई है कि अपनी स्वतंत्रता है, अपनी फ्री विल है, अपनी आइडेंटिटी खुद से ढूंढो। साइको एनालिसिस एक ऐसा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें कि हम कोई भी टेक्निक का यूज कर सकते हैं एक डेप्थ स्टडी करने के लिए बच्चे के बारे में या किसी के भी बारे में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइको एनालिसिस। गेस्टाल्ट्स बिलीव दैट, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का स्कूल है उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी, तो अब वो बातें हमें यहाँ पे देखना है कि वो क्या बिलीफ रखते हैं। गेस्टाल्टवादी से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या बिलीफ रखते हैं। वी टेंड नॉट टू रिसीव स्टिमुलाई एज सेपरेट यूनिट्स बट एज अ ऑर्गेनाइज्ड होल। तो गेस्टाल्ट में हमने क्या पढ़ा है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो पूरी चीज है वो ज्यादा है, चाहे तुम उसके पार्ट्स को एड ऑन कर दो तब भी वो कंप्लीट में अपने आप में ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट है द होल इज इंपॉर्टेंट एंड द पार्ट ऑफ इट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि गेस्टाल्ट में क्या है, ये बोलते तो है कि हॉल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि जो उसके पार्ट्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये कहते हैं कि हॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो बड़ा होता है, चाहे तुम उसके पार्ट्स को एड ऑन करके देख लो, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने बोला पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका जो सेकंड पार्ट है वो रॉन्ग होगा। द होल कॉन्स्टिट्यूट्स अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पार्ट्स एडेड टुगेदर। ये आपका करेक्ट है बिकॉज अभी हमने बोला द होल इज ग्रेटर देन इट्स सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो होल है वो एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट की तरह कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो अपने आप में ही पूरा कंप्लीट होता है, जो कि डिफरेंट है पार्ट्स को ऐड करने में। क्योंकि अब देखो तुम पार्ट्स को ऐड करोगे उससे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट निकल रहे हैं, लेकिन अगर तुम उस पूरी एक चीज को एक साथ रख दोगे तो वो पूरा होल में जो रिजल्ट आएगा वो पूरा उस चीजों के बारे में बता रहा होगा। तो उसके पार्ट्स डिफरेंट मीनिंग बताएंगे, लेकिन जो एक पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है वो एक डिफरेंट मीनिंग निकाल देगा। सो यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ए एंड सी, क्योंकि आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज, कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो कि अगेंस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के। सो हमारे पास ऑप्शन है फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, या फिर बहुत ए एंड बी, या फिर साइको एनालिसिस। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है फंक्शनलिज्म भी है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी है, जो कि दोनों ही अगेंस्ट है आपके स्ट्रक्चरलिज्म के कंसेप्ट पे, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के मेथड पे, स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के दोनों ही अगेंस्ट में बात करते हैं, फंक्शनलिज्म एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बहुत ए एंड बी। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इज रिलेटेड टू, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करता है। सो हमारे पास ऑप्शन है साइको एनालिसिस, गेस्टाल्ट, स्ट्रक्चरलिज्म, कॉग्निटिविज्म। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, बिकॉज स्ट्रक्चरलिज्म में हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कि विल्हेम वुंट ने दिया है, एंड इन्होंने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया था, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। एंड जो ये मेथड था ये आपका ओल्डेस्ट मेथड है, ये आपका कौन सा मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आपका इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज किया गया था। मोहन, अ टीचर बिलीव्स दैट इंडिविजुअल्स फ्री विल, देयर प्रेफरेंसेस एंड ग्रोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। ही इज इन्फ्लुएंस्ड विद, मोहन नाम के एक टीचर है जो कि बिलीव करते हैं कि हमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन की फ्री विल को मानना चाहिए, यानी कि वो अंदर से क्या चाहता है, उसकी प्रेफरेंसेस को मानना चाहते हैं, एंड उसकी ग्रोथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है या वो ऐसे रिएक्ट क्यों करता है। तो वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना फ्री विल की बात हो रही है, फ्री विल, कंप्लीट आइडेंटिटी, अपने आप से लो, ये किसने दिया है, ये कार्ल रोजर एंड अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमैनिज्म के अंदर का है। सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ह्यूमैनिज्म। साइको एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, साइको एनालिसिस को हम और क्या कह सकते हैं, सरफेस साइकोलॉजी,
डेप्थ साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी या फिर कॉन्शियस साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट, जो साइको एनालिसिस होता है इसमें आप पूरी डेप्थ में जाके केस स्टडी करते हो किसी भी पर्सन के बारे में। तो हम ये सेगमेंट फ्रॉइड ने दिया था एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, राइट। तो हमने ये जो पढ़ा था साइको एनालिसिस में, तो हमने इसमें यही पढ़ा था कि हम ये मेथड का यूज करते हैं जब हमें बिल्कुल डेप्थ में जाके किसी पर्सन की स्टडी करनी है या हमें जानना है कि वो पर्सन आज ऐसा क्यों है या उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अभी तक जब भी बड़ा हुआ है तो उसने क्या क्या लाइफ में इंसिडेंट्स को झेला, हम बिल्कुल डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं। तो जो साइको एनालिसिस है उसका करेक्ट आंसर है डेप्थ साइकोलॉजी। हु डिवाइस्ड रैडिकल बिहेवियरिज्म? रैडिकल बिहेवियरिज्म किसने दिया है? ऑप्शन है जेबी वॉटसन, पैवलव, स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक। अब ना बहुत से बच्चे आंख बंद करके जेबी वॉटसन पर टिक कराएंगे बिकॉज वो बिहेवियरिज्म के फादर है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि बिहेवियरिज्म के फादर क्या है, जेबी वॉटसन। लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है स्किनर, बिकॉज रैडिकल का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट, हमें सिर्फ बिहेवियर के ऊपर ही देखना है, हमें बिहेवियर के अलावा नहीं जाना कि उसने क्या सोचा क्या नहीं, हमें बस देखना है वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। कंप्लीटली जब हम बिहेवियर पे डिपेंड अप हो जाएंगे तो ये चीज आपकी स्किनर ने दी है अपनी थ्योरी में। इनकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, एंड मे बी आपने केवीएस के एग्जाम में पढ़ी होगी या फिर आपने अपने सीटेट के टाइम पे भी पढ़ी होगी। सो जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है रैडिकल बिहेवियरिज्म के लिए तो वो है स्किनर। अगर सिर्फ बिहेवियरिज्म होता तो आप जेबी वॉटसन लिखते अपना आंसर में। बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, जो मनोविज्ञान का व्यवहार है वो किस पे फोकस करता है, यानी कि उसका केंद्र क्या रहता है। तो जो बिहेवियरल स्कूल है ना, बिहेवियरिज्म है, ये कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे डिपेंड अप रहता है मैक्सिमम, बिकॉज हमने देखा हुआ कि जेबी वॉटसन ने कंडीशनिंग की थी। उन्होंने बोला था कि मेरे पास अच्छे खासे बच्चे लाके दे दो जो कि माइंड से सही हो, उनका माइंड कॉन्शियस हो, एंड मैं उनको कैसा भी बना दूंगा। 1912 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था एंड इन्होंने अपने जो भी आंसर्स दिए थे, अपनी जो थ्योरी दी थी वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करते हुए दी थी। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, दिस अप्रोचेस द बेसिस ऑफ, कि हमें अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस में लेके आना है, यानी कि जो हमारे अंदर आज तक बातें दबी हुई थी, जो हमारा माइंड याद नहीं कर पा रहा था, हमें उस चीज को बाहर निकालना है, उस चीज को जागृत करना है, उस इंसिडेंट को याद करना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। आपने देखा होगा कई लोगों को एमनेशिया होता है, या फिर लाइक आपने कई बार कोरियन ड्रामा अगर आप देखो तो मैक्सिमम उसमें ना ये चीजें मिल जाएंगी कि उसको एमनेशिया था एंड वो इंसिडेंट क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज किसी रोड एक्सीडेंट के टाइम पे जब बारिश हो गई तो वो, जब भी बारिश होती है तो वो डर जाता है, बिकॉज अभी वो उस चीज से उभरा नहीं है, उसके अंदर ना कहीं वो चीज दबी हुई है। तो उस चीज को बाहर निकालना है, उस चीज को जागृत करना है कि ऐसा भी क्या हो गया था कि तुम आज तक सफर कर रहे हो। तो जब हम अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं तो इस अप्रोच को हम किसके बेसिस पे लेके जाते हैं? सो मेरे पास ऑप्शन है, स्टडिंग इमर्जेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टिमुलस, कि जो भी आपके साथ अभी हमने कोई कंडीशन रखी है उस अकॉर्डिंग जो आपका बिहेवियर हुआ उसको स्टडी करके, तो ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। ऐसे हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस नहीं कर सकते, बिकॉज जो चीज जागृत हमें करनी है तो हम वही सिचुएशन बार बार लाके उसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजिंग रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस टू स्टडी एंड प्रोवाइड फीडबैक, ये आपका आंसर करेक्ट है, बिकॉज जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, उस चीज को बाहर निकालते हैं कि हाँ मेरे साथ ये होता, तब अपने अंदर तक आपने जो भी बात दबाई हुई थी ना उसको जब आप बाहर निकालते हो एंड फिर जो फीडबैक मिलता है वो हेल्प करता है कि जो आपके माइंड ने अभी तक दबा के रखा हुआ था, आपके मन में जो चीज अभी तक दबी हुई थी, उस चीज को जब आपने जागृत किया तो आपको काफी रिलीफ भी मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस मोड में लेके गए हो। एंड साथ में यहाँ पे एक और ऑप्शन बेटर है साइको एनालिसिस थ्योरी, बिकॉज साइको एनालिसिस थ्योरी में हम बिल्कुल डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं एक पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे भी साइको एनालिसिस थ्योरी में भी ये कहा गया है कि ये हेल्पफुल है अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस लाने के लिए। सो जो आपका करेक्ट आंसर ये है बोथ बी एंड सी। एंड इसमें ना एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, आपने भूल भुलैया मूवी देखी थी, तो भूल भुलैया मूवी में उसको वो गेट में मतलब बंद कर देते थे जस्ट बिकॉज उसकी जब हस्बैंड की डेथ हुई थी रोड पे तो वो रोई नहीं थी, उसको वो सदमा अंदर ही अंदर उसने, फिर वो पागल हो गई थी। लेकिन उसको जब इंजेक्शन देके उसको डेप्थ में जाके जब हमने उसकी मेमोरीज को रिगेन करने की कोशिश की, फिर वो बहुत रोई कि उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या था कि हमने उसका अनकॉन्शियस माइंड को हम स्टेबिलिटी में लेके आए, कॉन्शियस माइंड में लेके आए। तो वहां पे भी हमने उसका यूज किया, उसके एक्सपीरियंसेस को, एंड कुछ फीडबैक भी मिला हमें, साथ में हमने साइको एनालिसिस थ्योरी भी की। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। तो आप इसको कोरियन ड्रामाज में एमनेशिया वर्ड से भी रिमेंबर कर सकते हो, या फिर भूल भुलैया मूवी तो सबने देखी होगी। चूज ऑड वन आउट, अब आपको इनमें से एक डिफरेंट बताना है। सो हमारे पास ऑप्शन है वर्देमर, अब्राहम मैस्लो, कोलर, कोटकोफ्का। तो इसमें ना आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि ऑड वन आउट कौन सा है, वो है अब्राहम मैस्लो। अब ये क्यों है? बिकॉज देखो वर्देमर क्या है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फॉलो अप करते हैं।
कोलर क्या है, ये भी गेस्टोल्ट को फॉलो करते हैं। एंड कुड कॉफका जो है वो भी गेस्टोल्ट को फॉलो करते हैं। मैंने इन तीनों के नाम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। एंड जो अब्राहम मैस्लो है ये ह्यूमैनिज्म में बिलीव करते हैं एंड इनके साथ में कार्ल रॉजर भी थे जो कि ह्यूमैनिज्म में बिलीव करते हैं। सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अब्राहम मैस्लो। Surbi thinks that since the way of thinking promotes different behaviors, so the thought cannot be a behavior itself. She is a. सुरभि ये सोचती है कि जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग, जो हमारे सोचने का तरीका है, वो हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स को प्रमोट करता है। यानी कि अब हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हमारे सोचने की थिंकिंग पर डिपेंड अप रहता है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो अपने आप में बिहेवियर नहीं है। तो वो क्या है? अब यहाँ पे देखो मेन ना किस पे बात हो रही है, थिंकिंग पे, द वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे बिहेवियर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो आपका एंड थिंकिंग में हम किस पे, थिंकिंग के लिए हम कौन सी साइकोलॉजी को मानते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को, तो वो है आपका कॉग्निटिविज्म। सो जो आप करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉग्निटिविस्ट। बिहेवियरिस्ट में हम बिहेवियर को ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हमें बिहेवियर को नहीं देखना। अगर ये बोलते कि हमें बिहेवियर को भी देखना है तो हम यहाँ पे बिहेवियरिस्ट बोल देते, बिकॉज हम कुछ सोच के रिएक्ट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बोला है कि कैन नॉट बी अ बिहेवियर। अगर लिखते कि कैन बी अ बिहेवियर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता बिहेवियरिस्ट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी थिंकिंग के बारे में बात हो रही है तो कॉग्निटिविस्ट होगा। ह्यूमैनिस्ट में हम फ्री विल, अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में फोकस ऑन करते हैं। सो जो आपका करेक्ट आंसर वो है कॉग्निटिविस्ट। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम द चाइल्ड इज व्यूड एज टेबुला रासा और ब्लैंक स्टेट हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंसेस। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट में क्या है कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीजों को, राइट। तो जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीजों को तो इसको क्या हम ऐसे देखेंगे कि चाइल्ड इज व्यूड एज टैबुला रासा। ये जॉन लॉक ने बोला था 17वीं सेंचुरी में कि जो बच्चा है उसका माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, उसको कैसे भी शेप कर दो तो वो हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट में ना हम जनरली एक्टिव की बात करते हैं कि एक बच्चा जो होगा वो एक्टिव रहेगा, वो बिल्कुल फुल ऑन रहेगा, वो अपनी मस्ती में रहेगा, उसका माइंड बहुत शार्प होगा। तो यहाँ पे अगर हम खुद से ही उसको बना रहे हैं, शेप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम नहीं होगा। तो यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट है रॉन्ग। सेकंड आता है अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग। अब यहाँ पे पैसिव बीइंग आ गई, फर्स्ट का ही एक दूसरा वर्जन हो गया लिखने का। एंड अभी मैंने बोला कंस्ट्रक्टिविज्म में हम एक्टिवनेस की बात करेंगे, यहाँ पे पैसिव आ गया तो ये अपने आप में ही रॉन्ग आंसर है। मिनिएचर एडल्ट हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज साइज, कॉग्निशन, इमोशंस, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। बिकॉज एक जो बच्चा है अभी वो सिर्फ एडल्टहुड में जा ही रहा है, वो पूरा एडल्ट नहीं है, सिर्फ उसके साइज की वजह से उसकी हाइट बढ़ गई, उसका सोचने का वे, इमोशंस। यहाँ पे ना आप एडोलोसेंस वाली बात कर सकते हो कि आप कंप्लीटली एडल्ट नहीं हो बट एडल्ट के उसमें हो। तो हमने एडोलोसेंस में खुद ने पढ़ा है कि हमारे इमोशंस स्टेबल नहीं रहते, हम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म में रहते हैं, थिंकिंग उतनी ज्यादा नहीं रहती क्योंकि हम ना कुछ भी सोचने लगते हैं, बहुत से बार हम गलत चीजें भी कर देते हैं, कई बार हम सही चीजें भी कर देते हैं। तो यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। बिकॉज जब आपका माइंड एक्टिव है, जब आप बिल्कुल एक्टिव हो, तब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग स्किल्स आपकी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो एंड आप साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करने लगते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो कुछ ना कुछ जानने के लिए। तो वहां पे आप कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। Who said the mind of a child is tabula rasa? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया टेबुला रासा आपको जॉन लॉक ने दिया था। 17वीं सेंचुरी में टेबुला रासा का मतलब है अ ब्लैंक स्लेट, जिसमें कि इन्होंने बच्चे के माइंड को कहा कि वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, आप जैसे चाहे उसको बना सकते हो। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। बिहेवियरिस्ट्स आर प्राइमरीली कंसर्न विद, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो प्राइमरीली किस बात से कंसर्न रखते हैं, हाउ माइंड फंक्शंस। ये आपका रॉन्ग है बिकॉज माइंड फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चरलिज्म आ जाएगा, व्हाट कॉजेस माइंड टू फंक्शन में आपका फंक्शनलिज्म आ जाएगा। हाउ माइंड फंक्शंस में क्या हो जाएगा कि आपका माइंड काम कैसे कर रहा है, किस स्ट्रक्चर है उसका, कैसे कैसे वो बिहेव करता है। फिर आया व्हाट कॉजेस माइंड टू फंक्शन, कैसा क्या होता है जो कि माइंड को फोर्स कर रहा है कि भाई तू अपना काम कर। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। इफ अ रिएक्शन हैज हैपेंड व्हाट कॉज्ड दैट रिएक्शन टू हैपन, ये आपका करेक्ट आंसर है। बिकॉज बिहेवियरिज्म में हम यही तो नोटिस करते हैं कि जो भी आपने रिएक्शन दिया, आखिर आपके साथ में ऐसा क्या हुआ, आखिर आपने के माइंड ने ऐसा क्या सोचा कि एकदम से आप इतना गुस्से में आ गए या एकदम से आप इतना खुश हो गए, आपका जो बिहेवियर आया, एकदम से जो रिएक्शन आया वो ऐसा क्यों आया। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, विच प्रोसेस ऑफ माइंड मेड समवन टू प्रोड्यूस सर्टेन रिएक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलस। ये आपका रॉन्ग है बिकॉज हम ये नहीं देखते कि माइंड का ऐसा क्या प्रोसेस रहा कि आप ऐसा रिएक्ट किया आपने स्टिमुलस के ऊपर, यानी कि जो भी कंडीशन रखी गई उसके ऊपर आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। हम देखते हैं कि बस जो रिएक्शन आया वो एकदम से कैसे आ गया, ये बिहेवियरिस्ट नोटिस करते हैं। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन हाउ एंड व्हाई द माइंड फंक्शंस। कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकस करता है कि हाउ एंड हमारा जो माइंड है वो कैसे और क्यों फंक्शन करता है।
ऑप्शन है बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ह्यूमनिज्म। सो जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर वो है स्ट्रक्चरलिज्म, बिकॉज स्ट्रक्चरलिज्म में हम देखते हैं हमारे माइंड का डिफरेंट पार्ट कैसे वर्क कर रहा है, तो हम स्ट्रक्चरलिज्म में देख रहे होते हैं कंप्लीटली। बिहेवियरिज्म में बिहेवियर पे डिपेंड रहते हैं, ह्यूमनिज्म में हम ह्यूमन की फ्री विल, उसकी पर्सनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसकी ग्रोथ, उसकी पर्सनली वो क्या चाहता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में फोकस करते हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। सो होपफुली आपको पसंद आया होगा एंड क्वेश्चंस भी काफी अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। मैंने 6 यूनिट्स में डिवाइड अप किया था, तो फर्स्ट यूनिट अब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो होपफुली अब आपको पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आ रहा है तो जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ आप ये शेयर कर दो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बहुत टाइम लगता है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो इस वजह से मुझे टाइम लगता है, इसलिए डेली भी कई बार वीडियोस नहीं आ पाती है। पहले खुद पढ़ो, देन आपके लिए क्वेश्चन सब बनाओ, आपको समझाने का कि इजी वे कैसे रहेगा। जिस चीज में मुझे प्रॉब्लम हुई है आपको उस चीज में प्रॉब्लम ना हो, तो मैं उसको इजी वे में कैसे समझाऊं, ये सब मुझे सोचना पड़ता है। तो वो थोड़ी मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो एंड शेयर भी कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज।